जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज का जो वीडियो मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स, जेसीओस और जवान की जो डेली रूटीन है, जो जीवन पद्धति है, जो लाइफस्टाइल है डिफेंस फोर्सेस के अंदर, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। मात्र 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन यूथ के लिए जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक जवान के रूप में, एक एनसीओ, एक जेसीओ, एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में बनाना चाहते हैं। वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसकी कंटिन्यूशन में ये वीडियो आ गया है। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक जो जवान है वो थ्रू नेशनल कैडेट कॉलेज कमीशन ऑफिसर बन सकता है। उसके अलावा आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी जो जेसीओ है, जूनियर कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। एक जवान से भी आप जेसीओ बन सकते हैं और थ्रू एनडीए, सीडीएस, ओटीए और टेक्निकल जो इंजीनियरिंग सर्विस है उसके थ्रू भी आप कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो एक जो कमीशन ऑफिसर है उसकी ट्रेनिंग एनडीए खड़गवासला में 3 साल के लिए, उसके बाद आईएमए अकेडमी जो देहरादून है वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग है, जो डायरेक्ट एनडीए और सीडीएस के थ्रू आते हैं। जो ओटीए के थ्रू आते हैं उसके लिए चेन्नई की और बिहार की जो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है वो है, और जो जवान से कमीशन ऑफिसर बनते हैं उनके लिए नेशनल जो नेशनल कॉलेज है, नेशनल कैडेट कॉलेज एनसीसी बोलते हैं, देहरादून में, वहाँ पे ट्रेनिंग के उपरांत एक काडिट को, पहले काडिट बोला जाता है, काडिट मतलब बोला जाता है एनडीए अकेडमी के अंदर जो छात्र जिनकी सिलेक्शन होती है, उसके बाद जीसी, जेंटलमैन काडिट, ये आईएम के अंदर जो 1 साल का ट्रेनिंग है उसके पीरियड के अंदर जो काडेट है उसको जीसी कह के बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद एक कमीशन ऑफिसर को एक पर्टिकुलर जो यूनिट है उसके अंदर भेजा जाता है। उस यूनिट के अंदर आप ऐसे एक लेफ्टिनेंट जा सकते हैं, और अगर आप इंडियन मेडिकल कॉर्प्स से या डेंटल कॉर्प्स से हैं तो आपकी एंट्री होगी वहां पे डायरेक्ट कैप्टन यानी 3 स्टार। तो लेफ्टिनेंट के तौर पे मतलब 2 स्टार के आपको मिलते हैं और आप एक यूनिट के अंदर जाते हैं। यानी लेफ्टिनेंट जो है वो कमीशन ऑफिसर का सबसे जो पहले का रैंक है वो रैंक है। तो बतौर लेफ्टिनेंट जिस यूनिट में आप जाते हैं, पहले उस यूनिट की जो भी पृष्ठभूमि है, जो हिस्ट्री है, कितने अवार्ड जीते हैं उस यूनिट ने, जब भी कहीं वॉर जैसी सिचुएशन हुई या कारगिल का युद्ध हुआ तो उस यूनिट की परफॉर्मेंस कैसी थी, वो जो इतिहास है वो एक नए जो लेफ्टिनेंट को, 2 स्टार ऑफिसर को वहाँ पे बताया जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी जो जेसीओस हैं, जो सूबेदार हैं, और जो सूबेदार मेजर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जेसीओ, उनकी होती है कि वो एक नए लेफ्टिनेंट के साथ, नए लेफ्टिनेंट को बताएं कि किस तरह से एक ऑफिसर ने कोऑर्डिनेट करना है एक जवान के साथ, और जो बेसिक पैरामीटर और रूल्स रेगुलेशन होते हैं एक यूनिट के, ये बतौर एक लेफ्टिनेंट 2 स्टार ऑफिसर उसको बताए जाते हैं, जिसकी डायरेक्ट एंट्री यूनिट के अंदर होती है। तो लगभग 2 साल की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट जो है वो कैप्टन के रैंक पे प्रमोट हो जाता है, यानी 3 स्टार। उस उपरांत 3 साल की सर्विस के बाद मेजर का रैंक मिलता है, और 12 साल से 14 साल की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी एक शेर और एक स्टार रैंक मिलता है, जो कमीशन ऑफिसर डायरेक्ट आते हैं, चाहे वो जवान से आए या थ्रू एनडीए सीडीएस आए या ओटीए जो है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी वहाँ से आए। तो ये एक रूपरेखा है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो है वो प्रमोशन जो है वो ईजिली तकरीबन सभी ऑफिसर्स की हो जाती है, अनलेस अनटिल कोई मेडिकल का इशू या कोई और बहुत सीरियस इशू ना सामने आए। लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर की जो प्रमोशंस हैं, यानी फुल फ्लैज कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन जनरल चीफ ऑफ आर्मी जो कमांड है वो। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो इंडियन फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो देखती हैं कैंडिडेट के अंदर कि एक ऑफिसर ने कितने ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो कवर ऑपरेशंस हैं या दूसरे ऑपरेशंस हैं, कितनी ट्रेनिंग का लेवल उनका कितना हाई रहा है, और अपने यूनिट के अंदर किस तरह से उन्होंने कमांड किया है जवान्स को, जूनियर ऑफिसर्स को। इसके देखते हुए ही कर्नल एंड अबव रैंक की जो है वो प्रमोशंस होती हैं। यहाँ मैं दूसरा जो एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं उनको, सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि अमूमन तौर पे ये देखा जाता है कि एक यूनिट का जो सीओ है, यानी कमांडिंग ऑफिसर है, फुल फ्लैज जो कर्नल है,
वो 95% देखने में आता है कि वो इन्फेंट्री से उनका ताल्लुक होता है और 5% आर्टिलरी से या किसी दूसरी सर्विस से भी हो सकते हैं, लेकिन 95% जो सीओ है सपोज टू बी फ्रॉम इन्फेंट्री यूनिट इटसेल्फ। और जो कर्नल रैंक के आगे की प्रमोशन है उसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 99% ऑफिसर्स जो डायरेक्ट एंट्री के हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद टाइम स्केल के साथ आपने कर्नल रैंक पे रिटायर होना है अगर आप प्री मेच्योर रिटायरमेंट नहीं लेते। लेकिन जो ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक हैं, यानी 4 रैंक हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे जनरल बोलते हैं आर्मी का। ब्रिगेडियर रैंक जो है वहां तक जो ऑफिसर्स हैं वो तकरीबन 10% उनकी एंट्री आप मोटा मोटा समझ के चलें। और मेजर जनरल तक ये जो है ये रेशो आपकी 3%, 2.5-3%। और 2% कैंडिडेट जो हैं, यानी 100 अगर ऑफिसर्स डायरेक्ट भर्ती हुए हैं एनडीए, सीडीएस, ओटीए के थ्रू, तो उसमें से 100 में से 2 कैंडिडेट, 2 ऑफिसर ऐसे हो सकते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंचे। तो कर्नल रैंक के आगे की जो प्रमोशंस हैं उसके अंदर जो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स जो हैं वो फोर्सेस के हाई रहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये इंडियन, मैंने आपको आर्मी का बताया, तो एट पार विद इसी तरह के प्रमोशन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर होते हैं। अब दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्मी की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि 24/7 जॉब है। इसके अंदर एक ऑफिसर और एक जवान को माफ कीजिए, फील्ड के अंदर पोस्टिंग भी दी जाती हैं और रेस्ट पोस्टिंग भी दी जाती है, यानी पी स्टेशन बोलते हैं, फील्ड और पी स्टेशन। पी स्टेशन का मतलब है कि आपने एक कंटोनमेंट के अंदर रहना है। फील्ड के अंदर आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, कहीं भी, राजस्थान, यूपी, एमपी, पूरे इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है जब आप फील्ड के अंदर हैं। तो एक ऑफिसर्स की अगर हम रेशो देखें तो तकरीबन 60-40 का रेशो रहता है। एक जनरल रेशो है फील्ड का, यानी 60% से ऊपर फील्ड में रहना पड़ता है आपको ऑपरेशंस के दौरान, या कोई दूसरी भी जो पोजीशन है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट रहती है यूनिट्स की बाहर। फील्ड के अंदर तो जो है वो आपको अगर जम्मू कश्मीर में या मणिपुर जैसे उस तरह के जहाँ पे टेररिस्ट उग्रवाद की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे तो 24/7 आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जहाँ तक नींद की बात है, 4-5 घंटे की भी अगर आपको वहाँ नींद मिल जाए तो आपको, मैं समझता हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली, लकी समझना चाहिए। फील्ड के अंदर एक, चाहे वो जवान है, वो जेसीओ है या कमीशन ऑफिसर है, उन सभी की जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो 24/7 है, यानी हाई अलर्ट पे रहते हैं जब ऑफिसर जवान फील्ड के अंदर होते हैं। और जब पी स्टेशन है, पी स्टेशन का मतलब है आप कंटोनमेंट एरिया के अंदर है। कंटोनमेंट एरिया के अंदर भी डिपेंड करता है कि अगर आप नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, देश के दूसरे किसी राज्य में, आपका जो दिन है, जो पहला बिगुल है, वो 5 बजे से 5:30 बजे तक वहाँ पे बचता है। उसके बाद मैंने जैसे कहा 5, 5:30, 6, 6:30 बजे तक 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है पीटी का, फिजिकल ट्रेनिंग का। और जो कंटिन्यू दूसरी एक्सरसाइज अगर मिला लीजिए तो 2 घंटे का ये पीरियड रहता है अमूमन। डिपेंड करता है कुछ दूसरे पैरामीटर्स पे भी, लेकिन ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे का आपका फिजिकल ट्रेनिंग का पीरियड रहता है। उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए आपको 1.5-2 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद फिर से जो भी आपको टास्क दिया जाता है, यानी पी स्टेशन के अंदर एक ऑफिसर को डेस्क जॉब भी करना पड़ता है, यानी उसको अपने जो पॉलिसीज गवर्नमेंट जो है या हेडक्वार्टर से आती हैं आर्मी के, उस पॉलिसीज को स्टडी करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जेसीओस हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर जो जवान हैं, उनका सारा रिकॉर्ड वगैरह रखना पड़ता है। तो एक ऑफिसर को जो वहाँ पे डेस्क जॉब भी करना पड़ता है। उसके बाद फिर शाम को आपकी फिजिकल ट्रेनिंग है, और फिर जब आप पी स्टेशन के अंदर हैं वहाँ पे भी लगातार कोई ना कोई एक्सरसाइज चलती रहती है, गेम्स होती हैं और दूसरे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं एक ऑफिसर को। यानी जैसे मैंने आपको बताया फील्ड के अंदर 24/7 है, और पी स्टेशन के अंदर भी अगर हम एक एवरेज लगाएं तो 16 घंटे का काम जो पीरियड है वो पी स्टेशन के अंदर भी एक ऑफिसर को वहाँ पे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज हैं वो निभानी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने जवान के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत एक पीक लेवल पर रखना पड़ता है। एक जवान की फैमिली में कोई इशू है, उसके बारे में भी एक ऑफिसर को पता होना चाहिए। ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ फोर्सेस के अंदर। एक जवान को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, कोई हेल्थ इशू है, उसके बच्चों की कोई एजुकेशन से रिलेटेड इशू है, व्हाटएवर, एक अच्छा ऑफिसर वही है जो अपने जवान के साथ, और जो उसका बड़ी है जिसने 24 घंटे उसके साथ रहना है, उसकी सभी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं
जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक ऑफिसर्स को अगर पता होंगी तभी वो ऑफिसर जो है वो वाकई ही एक रिस्पेक्ट, जो ड्यू रिस्पेक्ट बनती है एक जवान की, वो ले पाएगा। अदरवाइज अगर आप समझें कि आपने स्टार्स के बलबूते पे रिस्पेक्ट कमांड करनी है तो वो भैया फिर इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक ऑफिसर को फ्रंट पे रह के जो है वो लीड करना है अपने जवान को, चाहे वो किसी ऑपरेशन में जाते हैं या पीस स्टेशन में रहते हैं, तो एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी ऑफिसर को वो रिस्पेक्ट लेने के लिए जवान से। तो हमेशा सेवा में तत्पर ये स्लोगन वहां पे रहता है। ये मैंने आपको एक ऑफिसर्स की रूटीन बताई फील्ड के अंदर और दूसरा पीस स्टेशन के अंदर। एक जो जवान है और एक जो जेसीयू है उसकी भी जो डेली रूटीन है लगभग इसी तरह की रहती है। सिर्फ ये फर्क है कि जो जवान है उसको कोई डेस्क जॉब वगैरह नहीं करना पड़ता है, उसका जो भी उसकी ड्यूटी है वो अमूमन जो है वो फिजिकल ड्यूटी के रूप में उसको हम देख सकते हैं। जो जेसीओ है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ये जेसीओ जो होते हैं ये जवान और ऑफिसर्स के बीच का एक ब्रिज है। एक यूनिट के अंदर जैसे टॉप का जो लीडरशिप है ऑफिसर्स की वो एक सीओ को, कर्नल रैंक को मिलती है, और एक यूनिट के अंदर जो जवान का हेड होता है अल्टीमेट, जिसका डायरेक्ट रिलेशन रहता है, वो होता है सूबेदार मेजर का। तो एक सूबेदार मेजर या जो सूबेदार है वो अपने जवान से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो आगे अपने ऑफिसर्स तक बताता है। जेसीओ अलग अलग ड्रिल्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उसको लीड करते हैं। एक जो यंग ऑफिसर आता है, लेफ्टिनेंट है, वो कैप्टन है, उसको भी मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा हाथ रहता है एक जेसीओ का। तो जेसीओ एक बहुत ही की पोस्ट है डिफेंस फोर्सेस के अंदर। ये रैंक जो है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था फ्रंट ऑफिसर्स का रहता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इसी तरह नेवी के अंदर जो नॉन कमीशनड ऑफिसर्स। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं तो कुछ ऑफिसर्स और जवान वॉलंटरी स्वे इच्छा से स्पेशल फोर्सेस और पैरा जो ट्रूप्स है उसके रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। ये चलन शुरू हुआ था जब 1999 में करगिल का युद्ध हुआ था, जहां पे हमारी जो इंटेलिजेंस है, चाहे वो आईबी ले लीजिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से हमने बहुत से यंग जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनको हम बलिदान देना पड़ा था। उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट आया था पैरा ट्रूपर्स का और एसएफ स्पेशल फोर्सेस का इंडियन आर्मी के अंदर। यानी चुनिंदा कुछ ऑफिसर्स होंगे और चुनिंदा कुछ जवान होंगे जो अंडर कवर रहते हुए ऑपरेशन करेंगे। बिलोंग वो आर्मी के साथ करेंगे, उसी यूनिट को ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म के बिना वो ऑपरेट करेंगे। यानी मैं आपको थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए किसी जगह पता चलता है JNK में, एग्जांपल यहाँ नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में, कि कुछ जो टेररिस्ट हैं, उग्रवादी जो हैं, वो शरारती तत्व कहीं किसी गांव के अंदर छुपे हैं, क्योंकि वहां पे उनको जो लोकल जो लोग हैं उनका सपोर्ट रहता है, तो वहां पे उनको लोकेट करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इस तरह की घनी आबादी के अंदर अगर डायरेक्ट आर्मी ऑपरेट करती है तो उसकी सूचना उनको पहले मिल जाती है, और उससे जो मिलिटेंट है वो पहले जो रीच है आर्मी की रीच से उसके भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वो उनको सक्सेस भी मिलती है, या फिर वो अटैक करते हैं, एम्बुश कहीं लगाएंगे, आईडी वगैरह लगाएंगे, ब्लास्ट लगाएंगे उस रूट पे जिस रूट से आर्मी ने गुजरना है या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जाना है। तो उससे हमारे बहुत सा आर्मी ऑफिसर्स का या पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स का और जवान का बहुत जानी नुकसान होता है। तो स्पेशल फोर्सेस जो हैं इनका पर्पस ये रहता है कि एक छोटे ग्रुप में ये पहले एंटर करते हैं वहां पे, और उस जगह को कवर करते हैं जहां से जो टेररिस्ट है वो भागने की कोशिश करेंगे या आर्मी के जो ट्रूप्स हैं उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो उनको वहां पे वो कॉर्नर करने की जो एक जिम्मेवारी होती है, ये है स्पेशल फोर्सेस की। स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है इसका पीरियड पहले 3 महीने का था, अब इसका 6 महीने का पीरियड है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिजिकल और मेंटली रगड़ा लगाया जाता है, चाहे वो एक ऑफिसर है, जवान है, दोनों में कोई भी वहाँ पे फर्क नहीं है। और बताया भी जाता है कि इट्स लाइक अ हेल, इट्स लाइक अ रियली अ हेल। इस तरह की भयंकर ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल फोर्सेस के अंदर। इसी तरह पैरा ट्रूपर्स हैं। पैरा ट्रूपर्स भी जो हैं वो पैराशूट के माध्यम से जिस जगह पे सूचना मिलती है इंटेलिजेंस को कि फलां जगह पे जो है वो टेररिस्ट उग्रवादी छुपे हुए हैं, तो जैसे मैंने बताया अगर आप पूरे ट्रूप्स वहां पे भेजेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई आईडी और कुछ ऐसा लगाया एम्बुश का कि जिससे जानी नुकसान रहता है। पैरा ट्रूपर्स जो कठिन एरिया है वहां से पैराशूट के माध्यम से इनको वहां पे लैंड करवाया जाता है, और पीछे से अटैक करने में ये माहिर रहते हैं, और पीछे से अटैक करके और एक काउंटर शील्ड देते हैं आगे से जो आर्मी या पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उसके ऑफिसर्स और जवान को, जिससे पर्पस यही है कि मिनिमम जो नुकसान है
जानी और माली, वो आर्मी को और सेंटर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको। तो पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग और स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में जैसे मैंने पहले जैसे बताया कि ये वॉलंटियर है ऑफिसर्स के लिए और जवान्स के लिए। और ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है, ये इसके अंदर आपको पूरी तरह से, जैसे आर्मी लैंग्वेज में बोलते हैं, कि रगड़ा जाता है। ये रगड़ाई जो एनडीए के अंदर होती है या आईएमए के अंदर होती है, वो इस रगड़ाई के सामने 25% भी नहीं है। इस तरह का रगड़ा और इस तरह की ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है। आपके जो स्क्रू है मेंटल लेवल पे, उसको बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाता है। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की अपने माध्यम से, जितना मैंने नॉलेज इकट्ठा किया, कि एक ऑफिसर, एक जवान की लाइफ कैसे रहती है। यानी जब पीस स्टेशन में अपने घर में अपनी फैमिली के साथ कंटोनमेंट के अंदर एक ऑफिसर जैसी जवान रहता है, तब भी मिनिमम जो उनको है वो 16 से 18 घंटे की उनकी ड्यूटी रहती है। और फील्ड स्टेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, ये ड्यूटी 20 घंटे तक भी पहुंच जाती है। तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो हमारे देश की आन बान शान है, वहां जाने के लिए, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि ये इट्स नॉट लाइक अ करियर, इट्स अ ट्रू सेवा, इट्स अ ट्रू सर्विस टुवर्ड्स आवर नेशन। और जो कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के अंदर जाने के लिए, उसका जो आधार है, उसका मूल आधार है सेवा और सेक्रीफाइस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, लीड फ्रॉम द फ्रंट, कोऑर्डिनेशन, जज्बा, अल्टीमेटली सेक्रीफाइस। ये सारी चीजें एक जो कैंडिडेट है, जो अभी तैयारी कर रहा है डिफेंस फोर्सेस के अंदर जाने की, उसके अंदर ये सभी चीजों का मिश्रण होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ ऑल दीज बेसिक क्वालिटीज। तभी वो जाके अपनी यूनिट के अंदर कुछ कमाल धमाल, और अपनी जीवन के अंदर भी एक जो एडवांटेज रहता है, एडवांटेज और एडवेंचर, वो दोनों उनको देखने को मिलेगा, और एक शानदार करियर है। तो मैं फिर से सभी जो युवा जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ओर अट्रैक्टिव हैं, उनको पहले फिजिकली और मेंटली तैयार करना चाहिए एनडीए के एग्जाम, सीडीएस के, ओटीए एकेडमी के अंदर जाने से पहले। इसी तरह जब एक ऑफिसर फुल फ्लैज ज्वाइन करता है कि यूनिट के अंदर, एक जवान यूनिट के अंदर रजिस्टर होता है, तो जब वो वॉलंटियर करेंगे स्पेशल फोर्सेस के लिए, पैरा ट्रूपर्स के लिए, तो उनको भी ये सारी जो बेसिक इसकी नीड्स हैं ट्रेनिंग की, उसको पहले से जानने की ज़रूरत रहती है। क्योंकि इसका जो सक्सेस परसेंटेज है स्पेशल फोर्सेस का और पैरा ट्रूपर्स का, ये मोटा मोटा 20% रहता है मैक्सिमम, ऑन एन एवरेज, ऑन मैक्सिमम साइड। अदरवाइज 80% तक जो ऑफिसर जवान हैं वो बीच में से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को छोड़ के आते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब और मकसद यही था, एम यही था, कि जो बेसिक क्वालिटीज और बेसिक नेसेसिटीज हैं एक ऑफिसर्स के लिए, एक जवान के लिए, वो मैं आपके समक्ष लाने का एक संभव, एक पॉजिटिव प्रयास कर पाऊँ। नमस्कार, जय हिंद।